हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायोलॉजी सेल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आपने मेरा टेरिडोफाइटा का जो मैंने आपको जनरल फीचर्स बताए थे वो बहुत ध्यान से आपने लेक्चर लगाया होगा। और मैंने जैसे कि उसमें बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट आपको जो बताऊंगी वो होगा कि टेरिडोफाइटा किस तरह से आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो आइए यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने जो आपको जो बनाया है यहाँ पे एक टिपिकल टेरिडोफाइटा का एक लाइफ साइकिल का डायग्राम बनाया है। तो पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर उसके बारे में हम डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, जो टेरिडोफाइटा है जब वो अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट करेगा बच्चों, तो वो अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट करेगा जिसको आपके दिमाग में जो एक इमेज रहती है, मैं उसके बारे में बात करूँ कि आपको लगता है कि पेड़ मतलब पेड़ पौधे होंगे तो पत्तियां होंगी, उनमें लीफ होगी। तो चलिए हम लीफ वाली उसकी जो स्टेज है ना, लीफी स्टेज, हम उसी से स्टार्टिंग करते हैं। तो इसकी जो लीफी स्टेज है, ये जो हमारी लीफी स्टेज है, ये सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है कि ये डिप्लॉयड होगी। और डिप्लॉयड स्टेज को आपको पता है, जो स्टेज डिप्लॉयड होती है और स्पोर बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट कहते हैं। तो यानी कि इसमें डोमिनेंट स्टेज जो है वो आपकी स्पोरोफाइट है। यहाँ पे यू कैन सी ये लीफी स्टेज है, लीफ दिख रही हैं आपको, और ये एक स्पोरोफाइट है। इसका अंडरग्राउंड स्टेम की हमने चर्चा की थी नेक्स्ट आपके लास्ट लेक्चर में टेरिडोफाइटा में। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम है और यंग लीफ इस तरह से ये कॉइल्ड रहती हैं जिन्हें फ्रॉन कहते हैं। अब होता क्या है कि ये इसकी जो लाइफ साइकिल है वो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के बीच में घूमती रहती है। तो जिन भी बच्चों को इस गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में डिफरेंस या अच्छे से जानना है, वो मेरा एक स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का भी एक मैंने काफ़ी अच्छे से लेक्चर लगाया हुआ है, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो स्पोरोफाइट है, ये क्या प्रोड्यूस करने वाला है? ये प्रोड्यूस करने वाला है स्पोर्स। स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों? स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये जो स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स बनने के दो अरेंजमेंट हो सकते हैं। या तो ये स्पोर बच्चों, या तो ये बनेंगे लीफ में, या फिर लीफ में बनेंगे लेकिन वो लीफ कॉम्पैक्ट हो जाएंगी, पास पास आ जाएंगी, दूर दूर नहीं रहेंगी, और वो कॉम्पैक्ट कोन जैसा बना लेंगी। जैसे कि सपोज ये लीफ है आपका, ठीक है, ये लीफ है यहाँ पे इस तरह से, ये सारी सपोज ये फिंगर्स है मेरी, ये लीफ है, ये अलग अलग लीफ ऐसे 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 लगी हुई हैं। अब सपोज ये जो लीफ है, एक लीफ ये इसके नीचे की तरफ आपके छोटे 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 आपके लीफ पे ऐसे डॉटेड डॉटेड अगर देखेंगे तो ऐसे मार्जिन्स में बहुत सारे सोराई रहते हैं। सोरस या सोराई, सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये ऐसे इनके मार्जिन में सोराई या सोरस रहते हैं। तो जब लीफ में मिलेगा तो वो मिलेंगे आपको सोराई की फॉर्म में। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये जो लीफ है यहाँ पे मैंने पैचेस दिखाए हुए हैं ब्राउन कलर से, इसको यहाँ मैग्नीफाई करके ये इस तरह से होता है। और इस सोराई में बहुत सारे स्पोरेंजियम होते हैं, मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग जो बॉडीज़ होती हैं उनको हम क्या कहेंगे? स्पोरेंजियम कहेंगे। अगर ये ही जो स्पोरेंजियम है बच्चों, अगर ये स्पोरेंजियम हमको सारी लीफ हैं, वो ये लीफ ऐसे अलग अलग ना रह के ये सारी लीफ ऐसे होके कॉम्पैक्ट हो जाएं बिल्कुल इस तरह से, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो ये हमारा बन जाएगा कोन। इस तरह से ये हमारा बन जाएगा कोन। और ये जो है ये इस तरह से हमारी कोन की जैसी स्ट्रक्चर आ जाएगी। और इस कोन के साइड में अंदर ये स्पोरोफिल्स होंगी। जो बच्चों जो लीफ स्पोर्स बनाती हैं उन्हें स्पोरोफिल कहते हैं। लाइफ साइकिल में हमें स्पोरोफिल से ही काम है। जो लीफ स्पोर नहीं बनाती हैं और जो सिर्फ फोटोसिंथेसिस करती हैं उन्हें हम ट्रोफोफिल्स कहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है ट्रॉफ लेवल, ट्रॉफ मतलब फूड से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर इनके स्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। अगर ये कोन बनाएगा तो स्पोरेंजियम इसके इस तरह से प्रेजेंट रहेंगे। लाइक जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो ये मैं एक लीफ बना दूं ऐसे कोन में, कोन जैसी स्ट्रक्चर हम बना लें एक,
और इस कोन के यहाँ पर हम स्पोरेंजियम, तो ये इस तरह से कोन का अरेंजमेंट है। जबकि एक लीफ में उसकी वेंट्रल साइड पे सिंपल, ये जैसे कि लीफ है इसकी, और इसके मार्जिन पे जब ऐसे प्रेजेंट होंगे क्लस्टर में स्पोरेंजियम, तो उस ग्रुप को कहेंगे, उस गुच्छे को जिसमें बहुत सारे स्पोरेंजियम होंगे, उसे सोराई कहेंगे हम। तो ये यहाँ पर हमने ये जो सोराई है ये क्या कहलाएगा आपका, इट विल बी द सोराई। तो ये हो गया सोराई। और इस सोराई को अगर हम और माइक्रोस्कोपिक करके मैंने बताया है, तो इसमें एक पर्टिकुलर, बहुत सारे स्पोरेंजियम होंगे, उसका गुच्छा होगा, तो एक स्पोरेंजियम यहाँ पर ये हमने आपको दिखाया हुआ है। तो अब देख लेते हैं कि स्पोरेंजियम हमें कैसा दिखने वाला है और इसके अंदर क्या होगा। तो बच्चे स्पोरेंजियम एक पूरा ऐसा हो गया, जैसे आप अगर सोच सकते हैं जैसे कि एक बॉल लीजिए, बॉल, इसका हार्ड कवरिंग हो गया और बॉल के अंदर आप बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट सैंड के पार्टिकल या पाउडर इस तरह का भर दीजिए, क्योंकि पाउडर का एक पार्टिकल तो आपको दिखने से रहा ना, तो ऐसे ही स्पोर भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वैसे आप नेकेड आइज से सिंगल स्पोर को नहीं देख पाएंगे। और फिर जब वो बॉल है उसको फट जाए, सपोज बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाए अंदर पाउडर या ऐसी चीज़ का, तो फट जाए, तो ये सेम ऐसी ही कहानी आपकी होगी। तो बॉल फटेगी कहाँ से, सबसे पहले बच्चों जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगी, उसकी जहाँ पे उसकी पेस्टिंग होगी, और वो पेस्टिंग अगर उखड़ेगी तो फट जाएगी और सारा पाउडर बाहर आ जाएगा। तो सेम ऐसे ही ये जो स्पोरेंजियम है, ये स्पोरेंजियम इस तरह की आपकी शेप है। यहाँ पे थिक वॉल्ड होती है, उसको तो कहते हैं एन्यूलस। ये थिक वॉल्ड सेल्स हैं, स्पोर पूरा जिसके अंदर स्पोर है उसके बाहर की कवरिंग थिक वॉल्ड है। लेकिन कहीं यहाँ पे आप देखिए ग्रीन कलर से मैंने ये थिक नहीं दिखाई है, इनके मार्जिन डबल नहीं किए हैं, ये लिप सेल कहलाती हैं, ये थिन वॉल्ड होती हैं। और लिप सेल की ही जगह से ये जो स्पोरेंजियम होता है एक, वो फटता है, यानी कि जब ड्राई कंडीशन आएगी तो ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करेंगे मॉइस्चर को, और जब मॉइस्चर निकल जाएगा तो ये ड्राई हो जाएगा। जैसे फली फटती है ना आपका सूखने पे, इस तरह से ये लिप सेल की जगह से ये फट जाएंगे और ये स्पोर बाहर निकलेंगे। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि स्पोरेंजियम में होता क्या है। तो इस स्पोरेंजियम में होती हैं बच्चों बहुत सारी स्पोर मदर सेल। क्या मिलेंगी हमें, स्पोर मदर सेल। और इन स्पोर मदर सेल में सेम ऐसे ही यहाँ पे इनके साथ भी ऐसे ही होगा। इन स्पोर मदर सेल में होगा मेयोसिस। सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चों जो हमें याद रखना होता है वो ये रखना होता है कि मेयोसिस कब होता है। किसी की भी ऑर्गेनिज्म की आप लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं कि मेयोसिस कब होगा, क्योंकि मेयोसिस ही वो स्टेज है जहाँ पर वो उसको हैप्लॉइडी स्टेटस में लेकर आएगी, मतलब गैमेटिक स्टेज में लेके आएगी, और तभी दो हैप्लॉइड सेल मिलेंगी, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होगा। तो डिप्लॉइडी दोबारा से मेंटेन होगी, यानी कि स्पोर मदर सेल मियोसिस करेंगी, और मियोसिस करने के बाद अब इनका स्टेटस कैसा होने वाला है, 2n से अब ये हो गया n, और ये बना लेंगी स्पोर्स। तो आप इधर डायग्राम में गौर करिएगा, यहाँ पे ये ब्राउन कलर से स्पोर्स है, मैंने यहाँ देखिए 2n लिखा हुआ है, यहाँ n, ये हैप्लॉइड हो चुके हैं, यानी कि अब ये स्पोर्स अब जर्मिनेट करेंगे और गैमीट बनाएंगे। ठीक है, देखिए ये स्पोर्स जर्मिनेट करके जिसको पैदा करेंगे वो डायरेक्टली गैमीट नहीं कहलाएगा, वो गैमिटोफाइट कहलाएगा। ठीक है, गैमिटोफाइट मतलब गैमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट, फाइट का मतलब प्लांट, गैमीट का मतलब हैप्लॉइडी स्टेटस है उसका। यानी कि ये स्पोर डायरेक्टली गैमीट की तरह बिहेव नहीं करेंगे, मेल गैमीट या फीमेल गैमीट की तरह। ये स्पोर पहले जैसे सीड होता है ना, जर्मिनेट करता है, आपके दिमाग में तो एक वही इमेज है ना कि एक सीड है, आप उसको ज़मीन में लगा देंगे तो पेड़ बन जाएगा, तो आप कुछ ऐसा ही समझिए कि ये स्पोर जहाँ जहाँ गिरेगा और जहाँ जहाँ बहुत सारा मॉइस्चर होगा वहाँ पे ये स्पोर ऐसे प्रोथैलस बना लेगा। गैमेटोफाइट इसका प्रोथैलस के जैसे होता है, जैसे पान का पत्ता इमेजिन कर सकते हैं आप, इस तरह का इसका प्रोथैलस होता है। तो ये इसकी अब गैमेटोफाइट स्टेज आ गई है।
अब हम बच्चों बात करेंगे कि स्पोरोफाइट तो देखो खुद फोटोसिंथेटिक है और पेड़ जैसा आपको लग रहा है। स्पोरोफाइट में बच्चों लीफ के नीचे की तरफ वेंट्रल में बहुत सारे सोरस मिले, सोराई मिले। सोराई में एक क्लस्टर था, स्पोरेंजियम का गुच्छा था, ग्रुप था, और हर एक स्पोरेंजियम में बहुत सारे स्पोर बने। तो इस तरह से ये जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां ऐसे ऐसे स्पोर्स को डिस्पर्स करती रहती हैं, और ये स्पोर्स वहीं आसपास ही बिखरेंगे। पानी होगा, मॉइस्चर होगा, तो कूल और डैम्प प्लेस पे जहाँ अच्छा खासा पानी होगा, जब ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे तो धीरे धीरे ये पान के पत्ते जैसे शेप में बढ़ेंगे, और जिसे हम पहले गैमेटोफाइट कहेंगे। तो स्पोरोफाइट की स्टेज यहीं तक ही थी आपकी, कि एम्ब्रियो से लेके और जब तक इनमें मेयोसिस नहीं हुआ है। अब हम बात करेंगे कि इसका गैमेटोफाइट कैसा होने वाला है। तो बच्चों अगर इसके गैमेटोफाइट की मैं आपको बात बताऊं तो इसका गैमेटोफाइट इनकॉन्स्पिक्यूअस होगा। इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब है इतना छोटा होता है, अराउंड 1 सेंटीमीटर का, कि उसमें आपको कोई ऐसे रूट, शूट और लीफ जैसी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगी। तो इनकॉन्स्पिक्यूअस मीन्स वेरी शॉर्ट, 1 सेंटीमीटर। फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेसिस होने की वजह से अपना फूड खुद बनाएगा, तो इंडिपेंडेंट होगा। मतलब आप ये देखिए कि स्पोर बाहर रिलीज हो गए हैं, पेड़ की पत्तियों से निकल आए हैं, और अब ज़मीन में जहाँ जहाँ पानी है अच्छा खासा, वहाँ पे वो ऐसे बड़ा हो गया है, बिल्कुल थैलस जैसा, प्रोथैलस जैसा स्ट्रक्चर बनाया है। और वैसे भी आप देखिए प्लांट किंगडम में एल्गी का तो एल्गी थैलस लाइक स्ट्रक्चर ही थी ना, एल्गी थैलॉइड थे, तो थैलस से ही हुआ है। तो अभी इसने अपनी थोड़ी सी एडवांस हो गया है, लेकिन अभी इसको याद है अपना बचपन की ये कहाँ से, अभी ये भूला नहीं है कि ये कहाँ से डेवलप हुआ है। तो इसको एल्गी और ब्रायोफाइट जैसा कुछ कुछ अभी ये थैलॉइड स्टेज में ज़िंदगी में कभी कभी मिलता है। ये अपनी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी में एक स्टेज में अभी पुराना अपनी आदत छोड़ी नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि डेवलपमेंट में आप एक चीज़, मेरी बात याद रखिएगा, कि कितना भी आगे जब नई क्लास, नया फाइलम पढ़ेंगे या कोई नया डिवीज़न पढ़ेंगे, तो आप पीछे वाले की उसमें कोई ना कोई आपको निशानी ज़रूर मिलेगी। तो आप ऐसा ही समझ सकते हैं कि यहाँ इसका गैमेटोफाइट भी हमें ये याद दिला रहा है कि ये एल्गी और ब्रायोफाइट से ज़्यादा डेवलप है, उनसे डेवलप हुआ है। तो इसका गैमेटोफाइट इनकॉन्स्पिक्यूअस, फोटोसिंथेटिक, ग्रीन, और इसको हम प्रोथैलस कहेंगे। और ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन है, मतलब डॉर्सल और वेंट्रल साइड से फ्लैट है, तो इसीलिए पान के पत्ते जैसा होगा। यहाँ पर आप देखिए मैंने यहाँ पे गहरा डिप्रेशन बनाया है, तो इस चीज़ को हम कहेंगे नॉच। एक गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर है, तो ये इसकी एपिकल साइड है, और इसे हम कहेंगे नॉच, एपिकल नॉच। एपिकल नॉच इसलिए बताना यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से जहाँ से गड्ढा है और जहाँ पे ये थोड़ा सा टेपरिंग है, नुकीला है, वहाँ से उसमें जड़ें निकलेंगी, और वो जड़ें राइजोइड्स कहलाएंगी। और बच्चों सबसे बड़ा डिफरेंस कि इसका जो गैमेटोफाइट है उसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होंगे, यानी कि इसका स्पोरोफाइट तो कैसा है, इसके स्पोरोफाइट तो आपका उसमें ट्रैकियल सिस्टम मिल रहा है, मतलब ट्रैकिया है, ट्रैकियोफाइट है, ठीक है। लेकिन इसका ये तो ट्रैकियोफाइट है, लेकिन ये कैसा है, ए ट्रैकियोफाइट है, इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं मिलेंगे। तो हो गया ना, अगेन मेरी बात बिल्कुल अब तो अच्छे से दिमाग में बैठ गई होगी कि अभी इसने आदत नहीं छोड़ी है। कहाँ आपको एल्गी और ब्रायोफाइट में जाइलम फ्लोएम दिख रहे थे, नहीं दिख रहे थे ना। तो ये अभी याद दिलाता है, अपने आप को याद दिलाता रहता है कि भाई मैं एल्गी और ब्रायोफाइट से डेवलप हुआ हूँ, अपना रूट नहीं भूलनी है। अब ये गैमेटोफाइट में क्या मिलेगा हमें, हम इसकी बात कर लेते हैं। साथ ही ये गैमेटोफाइट स्ट्रिक्टली शेड लवर है, ये ज़्यादा मतलब लाइक जहाँ पे ठंडक और छाया होगी वहीं पे ही डेवलप होगा। इनका जो गैमेटोफाइट है वो कैसा है, स्कायोफाइट कहते हैं, शेड लवर्स को कहते हैं स्कायोफाइट, SCIOPHYTE। एंड ए ट्रैकियोफाइट हो गया हमारा। और ये आपका, इसको आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना है कि कहीं आप सोचें कि ये प्रोटोनिमा है, बिकॉज जो हमारा प्रोटोनिमा था वो हमारा फिलामेंटस था, और जबकि ये हमारा थैलॉइड है। और प्रोटोनिमा जो है वो एक तरह से लीफी स्टेज की पहले आने वाली एक इनडायरेक्ट स्टेज थी, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे जहाँ पे एपिकल नॉच डेवलप हो रही है, यहाँ पे आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसका डेवलप होगा, यानी कि आर्किगोनियम डेवलप होगा, जो मैंने यहाँ ऑरेंज कलर से दिखाए हुए हैं।
और नीचे जहाँ से राइजोइड्स निकल रहे हैं, यहाँ से आपके ये ब्लू कलर में दिखाया है, ये एंथ्रीडियम है। यहाँ पे इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंथ्रीडियम कहते हैं। तो यहाँ पे ये एंथ्रीडियम डेवलप होगा। ये एंथ्रीडियम जो है, इसकी स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये अगेन एक पूरा जैकेटेड, एक पूरा बंद कवर्ड स्ट्रक्चर है, और इसके चारों तरफ कवर सेल्स हैं और कैप सेल्स हैं। कैप सेल मतलब जो उसका हेड है, वहाँ जहाँ से ये फटेगा वो कैप सेल है, जहाँ से कि इसमें से एंथीरोजोइड निकल कर आएंगे। तो इस तरह से ये इसका जो है एंथ्रीडियम है। आर्कीगोनियम की अगर मैं बात करूँ तो आर्कीगोनियम में सोलन पार्ट, जो फूला हुआ पार्ट है, ये वेंटर कहलाएगा आपका ये, और वेंटर के अंदर आपको एग सेल मिलेगी, ठीक है, मतलब फीमेल गैमीट मिलेगा। एंथीरोजोइड मेल गैमीट है। और ये ऊपर कैनाल सेल मिलेंगी, और इसमें 4 रोज होती हैं, 4 वर्टिकल रोज होती हैं कैनाल सेल की, जबकि ब्रायोफाइटा में मैंने डिस्कस किया था ये 4 रोज बना लीजिए, ऐसे इस तरह का ये 4 रोज से। ब्रायोफाइटा में 6 रोज थी कैनाल सेल की। और अब ये कैनाल सेल की तरफ से यहाँ से ये फट जाता है, अलग हो जाएंगी ये, और जब ये अलग होंगी तो यहाँ पर एंथ्रीडियम है वो एंथीरोजोइड रिलीज़ करेगा और फर्टिलाइजेशन होगा। अब एक बहुत मज़ेदार सी बात मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ, जिसको सुन के आपको भी बड़ा मज़ा आएगा और बहुत आश्चर्य भी होगा लिटिल बिट, कि होता क्या है बच्चों यहाँ पे इस स्टेज में। यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन का फिनोमिना हमें क्लियरली देखने को मिलेगा। मतलब नेचर देखिए हमेशा चाहती है कि वैरायटी आए, चीज़ें वेरिएशंस आएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे बड़ी खासियत वेरिएशंस ही होती है, और वेरिएशन आएंगे तो एवोल्यूशन अच्छा होगा और चीज़ें ज़्यादा बेटरमेंट की तरफ स्पीशीज़ जाएंगी। स्पीशीज़ के प्रोपेगेशन एंड बेटरमेंट का, एवोल्यूशन का सबसे बड़ा बेसिस वेरिएशन ही है। तो वेरिएशन आपको मालूम है कि सेल्फ पॉलिनेशन में तो भाई वेरिएशन नहीं आने वाला। सेम जेनेटिक कंटेंट के जब एग सेल और जो मेल सेल है वो मिलेंगे, उनका न्यूक्लियस मिलेगा, तो कहाँ से वेरिएशन आएगा। तो इसके लिए नेचर प्रमोट करती है कि आपका क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती है। लेकिन अब आप ये देखिए कि यहाँ पर प्रोथैलस में तो दोनों आर्कीगोनियम भी बन रहा है और एंथ्रीडियम भी बन रहा है, तो भाई सेल्फ पॉलिनेशन होना तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे में। लेकिन यहाँ पे ये क्या एक स्ट्रैटेजी, बहुत मज़ेदार स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करता है कि ये सेल्फ पॉलिनेशन को थोड़ा सा डिस्करेज करे और क्रॉस पॉलिनेशन को ये एनकरेज करे, बढ़ावा दे। उसके लिए पता है ये क्या करता है, किन्हीं में ऐसा होता है कि गैमेटोफाइट जो है वो बाइसेक्सुअल है। आप यहाँ देख सकते हैं मेल और फीमेल दोनों गैमीट यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, तो दोनों को लिए हुए है, तो ये बाइसेक्सुअल मतलब हर्मेफ्रोडाइट है। लेकिन किन्हीं में आर्कीगोनियम पहले डेवलप हो जाती है, और आर्कीगोनियम जब डेवलप होती है बच्चों, तो ये एक ऐसा केमिकल या हार्मोन आप कह सकते हैं सीक्रेट करती है, जो कि इसके बाहर निकल के पानी में और सिग्नल देता है आसपास में, और वो उसका नाम है एंथ्रीडियोजन। क्या नाम है उसका? एंथ्रीडियोजन। और वो जो आर्कीगोनियम से निकला एंथ्रीडियोजन, देखिए एंथ्रीडिया मतलब मेल आपका गैमीट बनने के लिए जो बॉडी है जिसमें मेल गैमीट बनेंगे वो बनाएगा। जन का मतलब प्रोड्यूस करना, यानी कि ये केमिकल हार्मोन अपने आसपास, इस प्रोथैलस के आसपास ये सिग्नल देगा कि जितने भी प्रोथैलस बढ़ रहे हैं ना, मतलब गैमेटोफाइट, जितने भी गैमेटोफाइट इसके आसपास बन रहे हैं, उनमें आर्कीगोनियम का डेवलपमेंट ना हो और किसको प्रमोशन मिले, एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट हो। सिर्फ और सिर्फ किसका डेवलपमेंट हो, जल्दी जल्दी एंथ्रीडियम का। तो यहाँ पे एंथ्रीडियम यानी कि एक जो प्रोथैलस है हर्मेफ्रोडाइट, जो बाइसेक्सुअल प्रोथैलस है, उसकी आर्कीगोनियम ने इस तरह का खेल खेला कि उसने एंथ्रीडियोजन प्रोड्यूस किया, और वो एंथ्रीडियोजन आपका फटाफट से क्या कर रहा है, सारे की सारे उनको सिग्नल दे रहा है। और अब उसके आसपास जितने भी थैलस डेवलप होंगे ना, उन थैलस में सिर्फ और सिर्फ क्या होने वाला है, एंथ्रीडियम, यानी कि उनके पास, इसके पास फीमेल और मेल दोनों होंगे, जबकि इनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होने वाला है, एंथ्रीडियम मेल, यानी कि ये मेल गैमेटोफाइट ही डेवलप होने वाले हैं। तो यानी कि इस तरह से एक आर्कीगोनियम है वो घिर जाती है
एंथीडियम से, और वो एंथीरोजोइड्स, खूब सारे एंथीरोजोइड्स रिलीज़ करेंगे। तो ह्यूमन में भी इसी तरह से होता है ना कि बहुत सारे आपका स्पर्म्स रिलीज़ होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म, और सिंगल ओवा से मीट करने के लिए वो जाते हैं। तो सेम कहानी यहाँ पे। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन का बढ़ावा देने का नेचर का मैं कह सकती हूँ कि एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। तो है ना बहुत अजीब सी बात। तो अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन के लिए अब इनके जो एंथ्रीडियम हैं वो होते कैसे हैं। इनके एंथ्रीडियम बच्चों ये स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं, ऐसे ऐसे जैसे स्प्रिंग होती है ना, इस तरह के कॉइल्ड एंथ्रीडियम हैं इनके। और ये स्पाइरली कॉइल्ड एंथ्रीडियम में बच्चों मैं आपको बताऊं मल्टी फ्लैजिलेट होते हैं, बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं। याद करिए ब्रायोफाइट का आपका बाई फ्लैजिलेट था और ये मल्टी फ्लैजिलेट है। बस फ्लैजिला का मूवमेंट वाटर में करेंगे और ये एग सेल तक पहुंचेंगे और फर्टिलाइजेशन होगा इनका। फर्टिलाइजेशन में यहाँ पे अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद, बिकॉज फर्टिलाइजेशन के लिए मैंने आपको अभी ये तो नहीं कहा ना कि आर्किगोनियम बाहर निकल के आया है। बाहर निकल के रिलीज कौन से हुए हैं, एंथ्रीडियम रिलीज हुए हैं। आर्किगोनियम स्टिल कहाँ पर है, गैमेटोफाइट में है। तो ये फर्टिलाइज होने के बाद ये कहलाएगा अब आपका जाइगोट, और जाइगोट अब डिवाइड करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, बड़ा होगा, और यहाँ पे ये बड़ा होने के बाद ये गैमेटोफाइट है, इसके गैमेटोफाइट इसके लिए फूड बनाएगा। और ये अब जाइगोट अब एम्ब्रियो जो है वो अपनी कुछ स्पेशलाइज सेल के थ्रू यहाँ से फूड लेगा और गैमेटोफाइट से नरिशमेंट लेके वो बड़ा होगा। और वो सबसे पहले अंदर से गैमेटोफाइट के अंदर से, यहाँ से आप देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एनलार्ज हो रहा है, डेवलपिंग स्पोरोफाइट। ये जो सेल्स हैं ये इसकी नरिश करने वाली सेल्स हैं। डार्क ग्रीन कलर मतलब ये आपके गैमेटोफाइट की सेल्स हैं, और ये लाइट ग्रीन कलर का ये जितना भी है ये आपका एम्ब्रियो है। अब ये डिप्लॉइडी दोबारा से इस्टेब्लिश हो गई, और अब ये अभी स्टार्टिंग में जब तक इसमें लीफ नहीं आ जाएगी, जड़ें नहीं होंगी, ये खुद से फोटोसिंथेसिस करने नहीं लग जाएगा, तब तक ये जो इसका प्रोथैलिक जो गैमेटोफाइट है ये इसके साथ रहेगा, वो उसे न्यूट्रिशन देता रहेगा, और बाद में वो उससे सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये प्रोथैलस जो है गैमेटोफाइट ये छोटा होता जा रहा है, और यहाँ से सबसे पहले निकलेंगी इसमें एम्ब्रियो में जड़ें। पहले जड़ों से ये राइजोइड्स निकलेंगे, रूट निकलेंगे, और ये रूट से इस्टेब्लिश करेगा, न्यूट्रिशन लेगा, और फिर यहाँ से छोटी छोटी फ्रॉन्ट्स निकलेंगी और वो बड़ी होंगी और फिर वो फोटोसिंथेसिस करेंगी। सबसे पहली जो पत्ती निकलती है बच्चों, फ्रॉन्ट्स निकलती हैं, वो ये इसकी नोच में से ही निकलती हैं, एपिकल नोच में से। रीज़न अब आपको साफ ही पता चल गया होगा क्यों निकल रही हैं एपिकल नोच में से, क्योंकि आर्किगोनियम कहाँ प्रेजेंट है, एपिकल नोच के आसपास प्रेजेंट है, और एपिकल नोच के आसपास प्रेजेंट है। और ये आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम इसके कहाँ पर है, वेंट्रल साइड पे, मतलब ये ऐसे ज़मीन पे है ना। तो इस वाली तरफ में आपके एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम है। तो रूट निकलेंगी तो सीधा ज़मीन पे जाएंगी कि नहीं जाएंगी, अटैच होंगी ज़मीन पे यहाँ से। तो ज़मीन पे अटैच होंगी रूट्स, और पत्ती तो बाहर निकलेगी। तो बाहर निकलने के लिए उसको, स्पोरोफाइट है, लीफी है, तो इसको तो धूप चाहिए हल्की। तो ये इसको धूप लेने के लिए कहाँ से आना पड़ेगा, ये तो पूरा ढका हुआ है पान के पत्ते की तरह, तो पत्ती अंदर तो नहीं निकल सकती उसका। तो आप समझो कि ऐसे सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो दम ही घुट जाएगा। तो वो जहाँ पे उसकी जो नोच है ना, ये वाली, यही जगह दिखती है और यहाँ से बाहर निकल आती है। तो इस तरह से अगेन उसकी स्पोरोफाइट, लीफी स्पोरोफाइट में वो डेवलप हो गया है, और अगेन इस तरह उसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। मैंने आपको कहा था कि होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस का मैं फ़र्क समझाऊंगी। तो ये होमोस्पोरस का मतलब ये होता है बच्चों, स्पोर फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन सीड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। सीड तब होता है, यहाँ पे एम्ब्रियो जो है वो सीड नहीं बनाएगा, ये एम्ब्रियो डायरेक्ट आपका लीफ में, लीफी स्टेज वाले जो स्पोरोफाइट है उसमें कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे कोई सीड जैसी स्ट्रक्चर नहीं बनी है, जैसे कि एंजियोस्पर्म में या जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ प्रॉपर ओवरी होगी, और ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी एंजियोस्पर्म्स में। तो अगर सारे की सारे जो स्पोर्स हैं वो आइडेंटिकल है तो वो होमोस्पोरस कहलाता है, और ये मोस्ट कॉमन होता है फर्न्स में। अगर स्पोर्स आपका डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स हैं, अलग अलग हैं, तो वो हेटेरोस्पोरी होता है। हेटेरोस्पोरी आपको सिलेजिनेला और साल्विनिया में देखने को मिल सकती है। मतलब कहने का है कि होमोस्पोरस का मतलब है कि अगर एक ही स्पोर में आपको मेल और फीमेल जैसे यहाँ देखने को मिल रहे हैं ना, मेल गैमीट फीमेल गैमीट, तो वो होमोस्पोरस है। अगर मेल गैमीट अलग पे बने और फीमेल गैमीट अलग पे बने तो वो हेटेरोस्पोरी है।
यहाँ पे मैंने आपको ये समझाते वक्त आपको ये नहीं कहा कि इसमें फीमेल गैमेट डेवलप नहीं होगा, आर्किगोनियम डेवलप नहीं होगी। एक्चुअली एंथ्रीडियोजन प्रमोट करता है एंथ्रीडियम का फास्ट प्रोपेगेशन, एंथ्रीडियम का जल्दी बनना। आर्किगोनियम बहुत लेट बनती है, तो तब तक उसमें से एंथीरोजोइड्स निकल जाते हैं, मेल स्पर्म्स, और वो फीमेल तक स्विम करके पहुंच जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि किस किस फर्न को क्या कहते हैं। तो फर्न के बड़े अजीब नाम हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि साइलोटम जो है, इसे हम लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। साइलोटम लिविंग फॉसिल कहलाता है। जबकि आपका इक्विसिटम हॉर्स टेल कहलाता है। इक्विसिटम हॉर्स टेल फर्न होती है क्योंकि इसकी जो पत्तियां और जो स्ट्रक्चर है वो इसे घोड़े की पूंछ होती है, इस तरह का होता है। लाइकोपोडियम क्लब मॉस होती है क्योंकि इसमें क्लब शेप स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं, तो इसे क्लब मॉस कहा जाता है। एडियंटम को वॉकिंग फर्न कहा जाता है। आप जानते हैं क्यों कहा जाता है वॉकिंग फर्न? क्योंकि जो एडियंटम है उसके राइजोम से बहुत सारे जो फर्न है वो निकलते रहते हैं, तो वो बढ़ता रहता है ऐसे, मतलब लाइक राइजोम तो अंडरग्राउंड स्टेम है ना, तो यहाँ से निकल गया फर्न यहाँ से, तो ये ऐसे 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 से बढ़ता रहेगा, तो इसको वॉकिंग फर्न कहा जाता है। क्या करते हैं ये? एजोला एनाबीना का एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। एजोला एक फर्न है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बायो फर्टिलाइज़र के जैसे काम में आता है। राइस पैडी के जहाँ पे फील्ड होते हैं वहाँ पे एजोला एनाबीना का कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट रहता है, उसके लिए नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी कराता है। मार्सिलिया मेडिसन्स में बहुत काम आती है। और मैंने आपको संजीवनी बूटी तो अपने पिछले लेक्चर में बताई थी, तो संजीवनी बूटी जब लक्ष्मण जी की जान बचा सकता है तो भाई क्या हमें नहीं बचाएगा? तो मार्सिलिया मेडिसन के काम आ रहा है। बाकी का खाने के यूज़ में तो आते ही हैं। क्लीनिंग और पॉलिशिंग, क्लीनिंग यूटेंसिल्स में भी इनको काम में लिया जाता है, पॉलिशिंग के लिए भी काम में लिया जाता है इनको। मेटल की पॉलिशिंग करनी हो तो कई ऐसी फर्न्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है। डायोप्टेरिस को भी मेडिसिनल यूज़ में ले सकते हैं। अब इनके कितनी क्लासेस हैं? तो बच्चों इनकी क्लासेस हैं वो इनके स्टेम लीफ का रिलेशनशिप और स्टीलर सिस्टम कैसा मिल रहा है। लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टीलर सिस्टम बताया था ना, तो स्टीलर सिस्टम कैसा मिल रहा है उसके बेसिस पे इनकी क्लासेस हैं। पहली क्लास है इनकी साइलोप्सिडा, जिसका सबसे कॉमन मेंबर, जिसके बेस पे इसका नाम रखा है साइलोटम। दूसरी क्लास है लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम उसका कॉमन मेंबर है जिसके बेस पे उसका नाम रख दिया है। देन स्फिनोप्सिडा एंड देन टिरोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा एंड देन टिरोप्सिडा। टिरोप्सिडा में टेरेस आपका एग्जाम्पल है। तो इस तरह से बच्चों आपका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया। मेन इम्पॉर्टेंट जो मोटी बात आपको याद रखनी है कि इसकी लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट है वो ज़्यादा डोमिनेंट है और गैमेटोफाइट है वो एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देखो बच्चों, मैंने आपके लिए एक बहुत स्पेशल सा स्ट्रक्चर बनाया है। ये इसलिए बनाया कि ये जो सोरस है अगर लीफ में मिलेगा तो किस तरह मिलेगा। कभी ये जो सोराई है, इस सोराई के अंदर देखिए, मैंने आपको कहा था ना बहुत सारे गुच्छे रहते हैं स्पोरेंजियम के, तो यहाँ देखिए ये स्पोरेंजियम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अराउंड मैंने बनाए हुए हैं। ये एक बीच में एक हार्ड से टिश्यू से ऐसे जुड़े रहते हैं, सॉफ्ट सा टिश्यू है इनका, और ये इसको टिश्यू को कहते हैं प्लेसेंटा। जिस तरह बच्चा अपने प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा रहता है, मदर से कनेक्ट होता है, तो बस वही चीज़ है। अब ये मियोसिस करेंगे, ये गैमेटोफाइट को बनाने वाले हैं स्पोर्स, तो ये स्पोर अपनी मदर सेल स्पोरोफाइट से जुड़े हुए हैं, तो ये प्लेसेंटा हो गया इनकी स्ट्रक्चर। कभी कभी ये कवर्ड रहते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सारे सोरस कवर्ड होते हैं, कुछ कवर्ड भी होते हैं, कुछ अनकवर्ड भी होते हैं। ये देखिए जैसे ये सोरस है, ये कवर्ड रहते हैं। अगर ये कवर्ड रहेंगे ऐसे, ये सोरस है सपोज गुच्छे, तो ये कवर्ड रहेंगे तो उसकी कवरिंग जो लीफ होगी, जो स्ट्रक्चर होगी, उसको हम इंडूसियम कहेंगे। क्या कहेंगे? इंडूसियम कहेंगे। ये क्वेश्चन एक बहुत पहले नीट में आ चुका था कि इंडूसियम जैसी स्ट्रक्चर आपको इनमें से किस में देखने को मिलेगी और क्या होती है।
और बाकी का तो मैंने आपको यहाँ बता ही दिया है। लिप सेल और एन्यूलस के बारे में आपको बता ही दिया है। लिप सेल एन्यूलस कहाँ मिलेंगी? ये हर एक स्पोरेंजियम पे आपको मिलेंगी। सपोज़ ये आपकी एन्यूलस हैं, ये हार्ड कवरिंग वाली हैं, ये ग्रीन वाली लिप सेल्स हैं, तो लिप सेल से ये फटेगा और अपने स्पोर रिलीज़ कर देगा। तो होप आपको बहुत अच्छे से बच्चों समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपका लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट की आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अगर आपको लगता है तो साथ में छोटे मोटे नोट्स भी आप बना लिया करिए, नहीं तो मेरे ऐप पे आपको मिल ही जाएंगे।